हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों के केमिस्ट्री का जो लेक्चर चल रहा था क्लास 12th का, है ना, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था? सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था, है ना। और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 5 लेक्चर को कवर कर लिया है। ठीक है, आज उसका छठा लेक्चर है ना। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, है ना। बात करें क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, बात क्लियर है। इससे पहले जो हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर किया उसमें हम लोगों ने ठोस के बारे में जाना, ठोस के गुण को जाना, ठोस के कितने वर्गों में बांटा गया उसके बारे में जाना, फिर ठोस को जब 2 वर्गों में बांटा गया था, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस, उसके बारे में पढ़ा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का क्या गुण या विशेषता। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। और आप लोग को आज के लेक्चर में एक होमवर्क भी देंगे जिसे आप घर पे करिएगा, है ना। हालांकि ऑलरेडी उस चीज को पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो आप उसको अपना होमवर्क कीजिएगा जरूर, ठीक है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से कॉपी पेन उठाइए, आराम से लेक्चर देखिए, एक एक चीज को नोट डाउन कीजिए, है ना। और फिर उस चीज को बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। और आप फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे, है ना, और चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहेगी। समझ में आ रहा है चीजें? तो आप लोग ध्यान से कॉपी पेन उठाइए और आराम से नोट्स बनाइएगा साथ साथ में, ठीक है। तो देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम लोगों ने दो ठोस ठोस के वर्गीकरण मतलब ठोस को 2 वर्गों में जो बांटा था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, उसमें से हम लोगों ने दोनों को डिस्कस कर लिया था, क्रिस्टलीय ठोस को भी और अक्रिस्टलीय ठोस को भी। एक प्यारा क्वेश्चन बनता है, उन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। हालांकि क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको करवाना फर्ज है भाई, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते हैं। सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है कि क्रिस्टलीय ठोस, है ना, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें, है ना, अंतर स्पष्ट करें। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंतर पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अगर अंतर के बारे में बात किया जाए तो क्या होता है दोनों में अंतर? यहाँ पे आप लोग एक लाइन बना लीजिएगा, है ना। लाइन के एक साइड लिखेगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे साइड लिखेगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन के एक साइड देखिए तिरछा हो गया लाइन, आप लोग थोड़ा सा सीधा बनाइएगा ताकि चीजें बढ़िया लगे देखने में, क्योंकि नोट्स देखने में खूबसूरत लगनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल आपकी सुंदर कन्या की तरह है कि नहीं बात? तो आप लोग नोट्स को खूबसूरत बनाइएगा। एक तरफ लिखेगा क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ का लिखेगा क्रिस्टलीय पहला पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो लिखेंगे इधर अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। आराम से समझिए दोनों में अंतर, ठीक है। क्या क्या अंतर है समझते हैं। पहला अंतर के बारे में बात किया जाए, क्रिस्टलीय ठोस में अगर पहला बात बोले तो इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। हम बताए हैं पिछले लेक्चर में, हम फिर यहाँ दोबारा नहीं बताएंगे, हम बताए हैं। अगर आप उस लेक्चर को ना देखें तो प्लीज जाकर के देखिए, तब चीजें आपको समझ में आएगी, बेहतर है कि नहीं बात, है ना। तो अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से लिख देते हैं अंतर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, इसमें कणों की व्यवस्था, इसमें कणों की व्यवस्था व्यवस्था क्या होती है? निश्चित होती है, निश्चित होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है? इसमें क्या होगा? पहला, इसमें कणों की व्यवस्था
इसमें कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है। ठीक है, 2 पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस में, तो क्रिस्टलीय ठोस में सेकंड पॉइंट क्या बता रहे हैं, इसमें कणों की व्यवस्था निश्चित, इसमें कणों की व्यवस्था अनिश्चित। और इसमें कणों की व्यवस्था निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इसके अवयवी कणों के बीच, इसके अवयवी 5 अंतर लिख लेंगे, काम हो जाएगा। इसके अवयवी कणों के बीच, इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल निश्चित होता है। निश्चित होता है, ठीक है, इसमें लिख देंगे। इसमें वही लिखेंगे कि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, निश्चित होता है। इसके अवयवी कणों के बीच, इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अंतराण्विक आकर्षण बल अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि अगर इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल निश्चित है, तो इसके दो लगातार है ना, या इसके लगातार अवयवी कणों के बीच की दूरी निश्चित होगी, लेकिन यहाँ पे निश्चित नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके दो लगातार लगातार अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है, अपरिवर्तनशील होती है। अपरिवर्तनशील होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसके दो लगातार अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। इसके दो लगातार अवयवी कणों के बीच की दूरी कणों की बीच की दूरी क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है, ठीक है ना। एक तरह से रिवीजन भी आप लोग का हो जा रहा है, जो आप लोग पढ़े होंगे अगर, है ना, जो आप पढ़े होंगे अगर मान लीजिए याद नहीं होगा, कुछ चीज भूल गए होंगे, तो यहाँ से आपको रिवीजन भी हो जा रहा है एक तरह से, ठीक है ना। तो इसको भी लिखना ठीक ही है, अगर हम चाहते तो नहीं भी लिख सकते थे, इसको डायरेक्ट भी बढ़ सकते थे आगे, लेकिन हमने चाहा कि इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप समझ भी जाएंगे अंतर है कि नहीं बात। दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या हमने बताया था उसमें कि अगर यहाँ पे इसके दो लगातार अवयवी कणों के बीच की दूरी अगर अपरिवर्तनशील है, सॉरी, इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल निश्चित है, तो इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक भी निश्चित होगा। लेकिन इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अनिश्चित है, तो जाहिर सी बात है कि इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। तो इसमें लिखेंगे कि इसका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक, इसका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक
क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित होता है। और इसका क्या होता है, इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है जी, अनिश्चित। अनिश्चित होता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, अगर इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित है, अवयवी कणों की व्यवस्था अगर निश्चित है तो घनत्व भी निश्चित होगा, और इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित है तो इसका घनत्व भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। है कि नहीं बात। तो पांचवा पॉइंट क्या होगा, इसका घनत्व निश्चित होता है। इसका घनत्व क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है जी। और इसमें क्या लेंगे, इसका घनत्व अनिश्चित होता है। इसका घनत्व अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। इसका घनत्व अनिश्चित होता है ना। इसका घनत्व निश्चित होता है, इसका घनत्व अनिश्चित होता है। छठा पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, घनत्व समझ में आ गया। उसके बाद अगर 6 नंबर पॉइंट अगर बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 नंबर क्या, कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था तो निश्चित होता ही है, साथ ही साथ इसको अगर मान लीजिए कि कोई तेज धारदार हथियार से काटते हैं तो इसका सतह क्या होता है, चिकना और सपाट प्राप्त होता है। मतलब इसमें जो विदलन होता है वो स्पष्ट होता है। इसमें विदलन क्या होता है, स्पष्ट। लेकिन इसमें विदलन क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें विदलन क्या होता है, स्पष्ट होता है। इसमें विदलन स्पष्ट होता है। इसमें विदलन क्या होता है, स्पष्ट होता है। और इसमें विदलन स्पष्ट होगा, नहीं होगा जी। इसको जब तेज धारदार हथियार से काटा जाता है तो इसका सतह कैसा प्राप्त होता है, रुखड़ा, है ना, रुखड़ा प्राप्त होता है, समझ, चिकना नहीं प्राप्त होता है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि इसका विदलन स्पष्ट नहीं होता है। इसका विदलन स्पष्ट नहीं होता है। इसका विदलन स्पष्ट नहीं होता है ना। इसका विदलन स्पष्ट होता है, इसमें विदलन स्पष्ट होता है, इसमें विदलन स्पष्ट नहीं होता। इसमें कर देते हैं, है ना। इसमें विदलन जो होता है ना, एक मिनट है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें विदलन जो होता है ना, इसमें विदलन स्पष्ट नहीं होता है। 6 नंबर पॉइंट हो गया। 7 नंबर पॉइंट ये है कि 7 नंबर पॉइंट क्या है कि अगर इसका विदलन स्पष्ट है, अच्छा, इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अगर मतलब क्या है, निश्चित है, तो जाहिर सी बात है द्रव्यनांक क्वथनांक के बात तो कर ही लिए अपन। थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, इधर स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है तो हम इस चीजों को इधर लिखते हैं, क्या दिक्कत है ना। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे रहेगा क्या, यहाँ रहेगा क्रिस्टलीय, इधर क्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे अपन, यहाँ पे इधर क्रिस्टलीय लिखेंगे और इधर लिखेंगे अक्रिस्टलीय। जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, ठीक है ना। चीजें समझ में आनी चाहिए खाली। इधर लिखेंगे अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अच्छा, अगर क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस, है ना, सत्य ठोस या रवादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है, बताया थी बात। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसे छठा के बाद सातवां, हाँ, सातवां पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसे वास्तविक ठोस, इससे वास्तविक ठोस, इसके वास्तविक शॉर्ट, या उसके बाद सत्य ठोस या
रवादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है। रवादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे वास्तविक ठोस, सत्य ठोस या रवादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसे अवास्तविक ठोस, है ना, और सत्य ठोस भी बोला जाता है इसको। इसे अवास्तविक ठोस, अवास्तविक ठोस, है ना, और सत्य ठोस, अवास्तविक ठोस, अर्थात असत्य ठोस। उसके बाद, है ना, उसके बाद या, है ना, उसके बाद शीतलित द्रव भी इसको कहा जाता है। शीतलित या बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है चीज है? अच्छा, 7 हो गया। 8 नंबर पॉइंट अगर देखें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है असंपीड्य होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आंशिक रूप से संपीडित होता है, हल्का सा कॉम्प्रेस हो सकता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस संपीड्य नहीं होता है, उसमें उसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते जो भी क्रिस्टलीय ठोस है। हम बताए भी थे इसके बारे में, है ना। तो क्या बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में? क्या लिखेंगे कि यह, क्या लिखेंगे कि यह संपीड्य या यह प्रायः असंपीड्य होता है। यह प्रायः असंपीड्य असंपीड्य होता है। यह प्रायः असंपीड्य होता है, और इसमें क्या, यह आंशिक रूप से संपीड्य होता है। यह प्रायः आंशिक रूप से, आंशिक रूप से क्या होता है? संपीड्य होता है। यह प्रायः आंशिक रूप से क्या होता है? संपीड्य होता है। अच्छा, और चीजें क्या है जी? और इसके बारे में बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका शीतलन वक्र क्या होता है? असतत होता है। इसमें हमने बताया था एक 8 नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया था, एक और पॉइंट यहाँ पे बताए थे इसमें हम, किसका जो ऐसे बहुत सारा पॉइंट बताए थे, है ना, ऐसा मेन में लिखवा देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसका मतलब शीतलन वक्र देखा जाए तो इसका शीतलन वक्र क्या होता है? असतत। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। तो ये भी लिख देते हैं कि इसका शीतलन वक्र, इसका शीतलन वक्र, इसका शीतलन वक्र असतत होता है। असतत होता है। इसका शीतलन वक्र क्या होता है? असतत होता है। लेकिन इसका अगर बात करें तो इसका शीतलन वक्र होता है सतत। तो लिखेंगे कि इसका शीतलन वक्र, इसका शीतलन वक्र सतत होता है। सतत होता है। क्लियर है जी? इतना बात हम लोगों ने जाना। अब इतना से ज्यादा अंतर नहीं, मतलब इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे 8 पॉइंट तो जाहिर सी बात है कि 4-5 तो याद रहेगा ही आपको, है ना, और 4-5 ही लिख देना एग्जाम में। अगर आएगा 5 नंबर में आएगा तो 5 से 6 लिख देंगे तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि 2 नंबर में आएगा तो फिर तो आप 2-3 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा काम, है कि नहीं बात। फिर भी हमने बहुत बता दिया। इतना सारा बताने के पीछे वजह था कि अगर आप इसमें से 2-3 भुलाएंगे भी तब भी आपको बहुत चीजें याद रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है शीतलन वक्र। क्या रहा है? तो अगर थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें, शीतलन वक्र को, शीतलन वक्र को अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें, क्या होता है शीतलन वक्र, किसको बोलते हैं?
तो सिंपल बात यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी द्रव है ना, कोई भी पदार्थ है, अगर आप उसको ठंडा करते हैं, क्या कर रहे हैं आप उसको ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने के पश्चात, है ना, ठंडा करने के, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी पदार्थ है, कुछ भी पदार्थ ले लेते हैं, है ना, और उस पदार्थ को हमने ठंडा किया, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाते हैं, यहां पे रखते हैं तो समय को, और यहां रखेंगे ताप को, है ना, यहां रखेंगे समय को और यहां रखेंगे किसको, ताप को। क्लियर है चीजें? ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसका टेम्परेचर इतना था, मान लीजिए कुछ होगा टेम्परेचर, है ना, यहां से जैसे जब t बराबर 0 था, है ना, हम t बराबर 0 से कंसीडर कर रहे हैं, सपोज डेट मान लीजिए, है ना, जब हमने कंसीडर करना शुरू किया तो 0 समय पर उसका ताप इतना था, है ना, कुछ होगा, जैसे मान लीजिए t वगैरह कुछ भी होगा, है ना, कैपिटल टी लगा लेते हैं, समय को स्मॉल टी से दिखाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए क्या हुआ ना, जैसे जैसे ताप गिरा, जैसे जैसे क्या हुआ, समय बढ़ रहा था, वैसे वैसे टेम्परेचर गिर रहा था, समय बढ़ने के साथ टेम्परेचर इस प्रकार से गिर रहा था, इस प्रकार से गिर रहा था, जब समय बढ़ रहा था तो लगातार टेम्परेचर गिर रहा था, है ना, लगातार गिर रहा है। क्लियर है चीज है? तो टेम्परेचर जब लगातार गिरा तो ये जो वक्र मिला है हमको, कोई पदार्थ को हमको क्या करने पर, ठंडा करने पर, यहाँ पे पदार्थ को क्या किया गया है, ठंडा किया गया है, और ठंडा करने पर क्या हुआ, समय और ताप के बीच एक ग्राफ मिला, यही ग्राफ मिला, तो जो हमको ग्राफ मिला यही वक्र क्या कहलाएगा, इसी को बोलेंगे शीतलन वक्र। तो सिंपल बात इतना बोलेंगे कि जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने के पश्चात समय और ताप के बीच जो वक्र मिलता है ना, समय और ताप के बीच, है ना, क्या खींचने पर, ग्राफ खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है हमको, उसी को क्या कहता है, शीतलन वक्र। क्या कहता है, शीतलन। शीतलन का मतलब ठंडा, शीतलन का मतलब ठंडा करना, सिंपल बात है। तो सिंपल अगर आप शीतलन वक्र के बारे में लिखें तो आप लिखेंगे कि किसी पदार्थ को, है ना, ठंडा करने पर, किसी पदार्थ को, या जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है ना, लिखते हैं, रुक जाइए, ऐसे कुछ अच्छा से लिखेंगे थोड़ा, है ना, क्या लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है, जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है, जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उस स्थिति में, है ना, वो जी, उस स्थिति में समय एवं ताप के बीच खींचा गया ग्राफ को, खींचा गया वक्र को या ग्राफ को, खींचा गया ग्राफ को क्या कहता है, शीतलन वक्र कहा जाता है। शीतलन वक्र कहा जाता है ना, शीतलन वक्र कहा जाता है। बस यहाँ पे ये बात समझना, तो ये जो है ना खींचा गया जो ग्राफ है, ये शीतलन वक्र है। अब ये शीतलन वक्र दो तरह का हो सकता है ना, एक सतत, है ना, एक होता है क्या, सतत, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है सतत, ई पट्टी वाला का, अक्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टल वक्र होता है सतत, और क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है असतत। तो दोनों में फर्क थोड़ा सा समझते हैं कि सतत और असतत का मतलब यहाँ पे क्या है ना। तो असतत और सतत का मतलब अगर समझे तो मान लीजिए यह टेम्परेचर और यह समय, है ना, इस पे रखें समय को और इस पे रखें ताप को, टेम्परेचर को, है ना, टी का मतलब ताप, है ना, थोड़ा सा आप लोग। अब हुआ कुछ ऐसा कि मान लीजिए कोई यहाँ पे द्रव था, कोई भी पदार्थ इस ताप पे, यहाँ पे कोई टेम्परेचर था, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पे लेट सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ टेम्परेचर था, जैसे T1 था, और T1 ताप पर कोई लिक्विड यहाँ पे क्या था, द्रव के रूप में था, द्रव अवस्था में था, हमने इसको ठंडा किया।
तो ठंडा करने के पश्चात हुआ का कि ठंडा जैसे कर रहे थे तो इसका तापमान समय के साथ इसका ताप गिर रहा था, समय के साथ इसका ताप गिर रहा था। लेकिन हुआ का ना कि हम कुछ समय ऑब्जर्व किए क्या, कुछ देर बाद हम जब ऑब्जर्व किए क्या कि समय तो बढ़ रहा था लेकिन ताप जो है ना एक फिक्स पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे ताप T1 रहा और इस ताप पर ई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया जी, कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया। उस समय के लिए क्या हो गया, इसका जो ग्राफ था, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो समय है मान लीजिए T2 है, आराम समझते चलिए, यहाँ पे समय क्या है T2 है और T2 से लेकर के T3 समय तक, T2 से लेकर के T3 समय तक ये ग्राफ नीचे गैबे नहीं किया। गैबे नहीं किया मतलब क्या, T2 से T3 समय तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, समय बढ़ा लेकिन टेम्परेचर में कोई गिरावट नहीं आया। उसके बाद टेम्परेचर गिरना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ समय तक, कुछ समय के लिए क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया, लगातार नहीं गिरा, लगातार नहीं गिरा, लगातार नहीं गिरा। मतलब क्या, मतलब इस सतत रूप से नहीं गिरा। सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार। तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर लगातार गिरा, लगातार डाउन हुआ? नहीं, लगातार कहाँ डाउन हुआ, कुछ समय कांस्टेंट हो गया। कुछ समय क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बना, ये जो शीतलन वक्र बना, ये सतत नहीं है। सतत अगर होता तो लगातार गिरता, लेकिन लगातार टेम्परेचर नहीं गिरा। कहने का मतलब इस शीतलन वक्र क्या है, असतत। असतत क्या है, ये असतत शीतलन वक्र है, असतत शीतलन वक्र। क्लियर है? और ये होता किसका है, तो ये होता है किसका, सॉरी क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा ही होता है ना, कुछ समय के लिए टेम्परेचर होल्ड कर जाता है। जैसे मान लीजिए बर्फ का, जैसे पानी का क्या है, हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी आकर जम जाता है, जमता नहीं जमता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या होगा, समय के साथ तापमान कम करें, जब तापमान घटते 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचेगा तो तापमान वहां रुक जाएगा, समय आप बढ़ाते रहो। कब तक रुकल रहेगा, जब तक कि पूरा पानी ठोस के रूप में ना परिवर्तित हो जाए। जब पूरा पानी ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तब जाके फिर टेम्परेचर डाउन होगा, ऐसा होता है। तो वहां पे क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा ही कुछ होता है, कुछ समय के लिए टेम्परेचर रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और जब टेम्परेचर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है, तो उसका जो ग्राफ खींचते हैं तो मिलता है हमको असतत। क्या मिलता है, असतत। लेकिन क्रिस्टलीय में ऐसा नहीं है, अक्रिस्टलीय में ऐसा नहीं है। अक्रिस्टलीय में होता क्या है, अक्रिस्टलीय में लगातार रूप से गिरेगा। यह ताप, ये क्या, यहाँ पे रखते हैं ताप को और यहाँ पे रखें समय को, इसको रखें समय को। जब क्रिस्टलीय ठोस, मान लीजिए या इधर का मान लीजिए कोई द्रव है, यहाँ पे मान लीजिए कोई द्रव अवस्था में है, यहाँ पे कुछ ताप पे, समझिए यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा T1 T2 कुछ भी है, आप मान ले सकते हैं। मान लीजिए T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे द्रव अवस्था में, कौन अवस्था में है जी, द्रव अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। अब आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे ये जो ग्राफ बना, समय के साथ टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है, समय बढ़ रहा है, तापमान गिर रहा है, घट रहा है ना। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर कुछ समय के लिए होल्ड हुआ, कांस्टेंट हुआ? नहीं हुआ जी। क्या हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे टेम्परेचर लगातार गिरा है, सतत रूप से गिरा है, नहीं गिरा है। तो इस प्रकार का जो शीतलन वक्र है इसको बोलेंगे सतत। इसको क्या बोलेंगे, ये जो है ना, यह आपका सतत शीतलन वक्र। क्या है, सतत शीतलन वक्र, है ना, सतत शीतलन वक्र। अब बताइए कंफ्यूजन, ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस का, सॉरी ये है क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र, और इस प्रकार का बनता है अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र, लगातार गिरता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हालांकि इस चीज को तो पढ़ लिए थे अपन, क्रिस्टलीय ठोस में अंतर नहीं पढ़े थे, उसका विशेषता पढ़े थे, और उसके विशेषता और गुण से ही यहाँ अंतर हम लोग लिख लिए। और हम लोगों ने आज शीतलन वक्र को कवर किया बहुत बेहतरीन अंदाज में। आपका इससे अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि सर सतत शीतलन वक्र का मतलब क्या होता है और असतत शीतलन वक्र का मतलब क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, आप लोग जल्दी से वीडियो को रोकिए और इसको जल्दी से उतारिए, लिख लिए। चलिए तो अब आगे चलते हैं। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग क्या करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, आपको एक भी मतलब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा,
है ना, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, है ना, सोचेंगे ऐसी कर ले, तो ऐसी नहीं होगा बाबू। सिलेबस आपका बहुत लंबा है, छोटा मोटा रेंज नहीं है कि ऐसी हो जाएगा काम, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। बिना मेहनत की इस दुनिया में वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज मेहनत कीजिए, है ना, तब जाके आपको चीजें बेहतरीन समझ में आएगी। चलिए उसको छोड़ देते हैं, अभी इधर समझते हैं। अगर इधर समझे अपन, अब हम बात करते हैं, यहां तक शीतलन वक्त तो क्लियर हो गया। अब हमको पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, कि आखिर में क्रिस्टलीय ठोस को कैसे बांटते हैं, है ना। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, है ना, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, है ना। लेकिन एक बात और, एक प्यारा सवाल हमको याद आ गया, बता देते हैं इसको बताने से पहले। और उस सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हमको बताना भी फर्ज है ना। कि यहाँ पे हम बताए थे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको अवास्तविक ठोस, असत्य ठोस या शीतलित द्रव कहा जाता है। क्या कहा था, शीतलित द्रव, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत सारा इसी से रिलेटेड एक सवाल बन जाता है और एग्जाम में आ भी जाता है वो सवाल। सवाल क्या है, सवाल है कि कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच जो है क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो उसको शीतलित द्रव क्यों बोलते हैं, क्या कारण है? तो इसका दो तरह से आंसर लिखेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगी चीजें, है ना। सवाल मेरा क्या है कि कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है क्यों? पहले आप इस चीज को समझिए, तब इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कहीं कांच लगा है, खिड़की वगैरह में लगता है कांच, लगता है, बिल्कुल लगता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कांच था, स्टार्टिंग में हमने जब कांच को लगवाया तो ऐसा था, पतला था, मस्त ऐसा था कांच, एकदम ऐसा मस्त था, पतला सा कांच था, ऐसा था। लेकिन जानते हैं जैसे जैसे समय बीतेगा, तो इस समय बीतने के साथ साथ, है ना, समय बीतने के साथ साथ ये जो कांच के जो ऊपर वाले जो अणु थे, है ना, कांच के ऊपर जो अणु है ना, जो भी, वो धीरे धीरे, मतलब कांच के ऊपर के जो भी कण है, वो कण धीरे धीरे नीचे सरकना शुरू करेंगे, है ना। और नीचे सरकना शुरू करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ दिन, मतलब कहने का मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे क्या, कि कुछ वर्षों में, है ना, कुछ वर्षों में क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, जो कांच था ना, कांच जो ऐसा था वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। आप लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। कांच जब आप लोग देखेंगे तो कांच थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, है ना। ज्यादा मोटा बना दिया, लेकिन फिर भी आप लोग समझिएगा, हम तो समझाने के लिए बना रहे हैं सिर्फ, कि आपको चीजें समझ में आए। कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने का मत सेंस क्या है कि धीरे धीरे कांच जो है ऊपर से तो पतला रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कांच क्या हो जाएगा, नीचे मोटा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर ठीक है, कांच धीरे धीरे मोटा हुआ, तो ये मोटा हुआ क्या है? तो मोटा होने के पीछे का वजह जो है ना, कांच का नीचे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे वाला धीरे धीरे पार्ट मोटा हो जाता है ऊपर वाला की अपेक्षा। जबकि था कैसा, एक समान था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नीचे वाला पार्ट मोटा हो गया और ऊपर वाला पार्ट वही रहा। तो इसका कारण सीधा ये है कि जो कांच होता है, कांच में, है ना, द्रव के जैसा बहने का प्रवृत्ति होता है। जैसे जैसे कोई लिक्विड ले लीजिए, जैसे पानी ले लीजिए, पानी को ऐसे बहाएंगे तो बह जाएगा एकदम, अब जल्दी बह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी को जैसे ही गिराएंगे फर्श पे, वो तुरंत बह जाएगा, है ना, उसके अवयवीकरण तुरंत बह जाएगा। पानी बहने का मतलब उसके अवयवीकरण गति करने लगेगा। उसी प्रकार से जो कांच होता है ना, कांच के भी अवयवीकरण गति करते हैं, लेकिन उतनी तेजी गति से गति नहीं करते हैं जितना तेजी से, है ना, पानी के अवयवीकरण गति करते हैं। गैस को तो और तेजी से गति करते हैं। जैसे गैस यहाँ पे हल्का छोड़िए, तुरंत वहां आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ गैस निकला है कि नहीं बात। तो उसका कण तो और तेजी से गति करता है, लेकिन द्रव का भी जो अवयवीकरण है, द्रव का अवयवीकरण वो भी गति करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका जो गति करने का स्पीड होता है, वो क्या होता है, धीमे होता है गैस की अपेक्षा। तो उसी प्रकार से जो कांच है ना, कांच के भी जो अवयवीकरण है वो भी गति करते हैं। जैसे मान लीजिए हुआ क्या है
यहाँ पे जो कांच के जो ऊपर अवयवी कण थे उस सब का हुए धीरे धीरे ये अवयवी कण का हुए गति करके धीरे धीरे नीचे आए, और जैसे धीरे धीरे नीचे आए तो ऊपरे का पार्ट पतला होता गया और धीरे धीरे नीचे का पार्ट क्या होता गया, मोटा होता गया। वो नीचे आके क्या होने लगे, जमने लगे। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कांच जो होता है ना, कांच में भी द्रव की भांति बहुत धीमी गति से क्या करने का, गति करने का प्रवृत्ति होती है या बहने की प्रवृत्ति होती है। बहने की प्रवृत्ति बह तो रहा है, ऊपर से फ्लो करके कहां चला जाए, नीचे चला जाए, और इसी के वजह से इसको क्या कहता है, अति शीतलित द्रव। क्या सॉरी क्या बोलेंगे, कांच में भी क्या हो रहा है, बहने का प्रवृत्ति तो है ही, तभी तो क्या हुआ, इसका जो ऊपर वाला जो अणु था वो बह करके कहां चला है, नीचे, बह करके कहां चला है, नीचे। और जब बह करके नीचे आया तो क्या हुआ, नीचे वाला पार्ट मोटा हो गया, ऊपर पतला रह गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि चूंकि कांच में भी द्रव की भांति अत्यंत धीमी गति से बहने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसे बहने की प्रवृत्ति होती है ना, प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसे अति शीतलित द्रव कहा जाता है। अति शीतलित सॉरी गलती लिखा गया, अति शीतलित है ना द्रव कहा जाता है। ठीक है जी, जिससे क्या कहा था, अति शीतलित द्रव कहा जाता है। एक आंसर तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एक आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब मान लीजिए कांच को, या करके आप एक उत्तर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब कांच को गर्म किया जाता है तो कांच का होता है मुलायम होकर के द्रव की भांति बहता है। जैसे आप लोग कांच को गर्म करेंगे तो कांच ऐसा नहीं कि सीधा जैसे गर्म करेंगे ना वो क्या हो जाएगा, जलना शुरू कर देगा, नहीं। जब कांच को गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात पहले वो गर्म होकर के मुलायम होगा और फिर मुलायम होकर के वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कांच, है ना, और द्रव की भांति क्या करता है, बहता है। और इस कारण से भी क्या कहा जाता है, कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है। तो ऐसे भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जब कांच को, या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कांच को गर्म किया जाता है तो यह मुलायम होकर है ना द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना, मुलायम होकर, है ना। जब कांच को गर्म किया जाता है तो यह मुलायम होकर क्या होता है, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, है ना, जिसके कारण इसे क्या कहा था, अति शीतलित द्रव कहा जाता है, अति शीतलित द्रव कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा परफेक्ट आंसर ऊपर वाला ही रहेगा, है ना। जब ये मुलायम हो जाता है तो आप इसको कोई भी रूप में भी डाल सकते हैं कांच को, है ना, और कांच के इसी गुण का यूज करके इसका प्लेट वगैरह बनाया जाता है। जब कारखाना में कांच का प्लेट बनाना होता है तो कांच का एक शीट लिया जाता है, उसको गर्म करके मुलायम कर लिया जाता है, और मुलायम करके फिर आप इसको जिस रूप में ढालना होता है उस रूप में ढाल दिया जाता है। तो कांच के पास एक प्रॉपर्टीज है ना, अति शीतलित द्रव होने का। जबकि ढेर लोग तो ये भी सोच रहा होगा कि सर मेटल के साथ भी तो ऐसा ही होता है, मेटल को जब गर्म किया जाता है तो देखिए, मेटल को जब गर्म किया तो मुलायम नहीं होगा, नहीं मुलायम नहीं होगा।
जैसे मेटल को गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने के पश्चात जैसे वो अपना क्वथनांक बिंदु पर पहुंचेगा, तो जैसे सॉरी द्रवणांक बिंदु पर पहुंचेगा जैसे ही मेटल, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सीधे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां पे मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुलायम पहले होगा, मुलायम होने के बाद द्रव बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मेटल के साथ। मेटल को जैसे ही गर्म करेंगे, जैसे वो अपना द्रवणांक बिंदु पर पहुंचेगा, उस पॉइंट पर वो पूरा मेटल किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सबसे पहले मुलायम होगा और मुलायम होकर के तब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, अति शीतलित द्रव कहा जाता है। क्लियर है। तो आज हम लोग ने बहुत कुछ कवर किया, ये बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आता है, अक्सर आता है। एक सवाल और, सवाल क्या, अब इसके आगे बढ़ते हैं। और आगे है क्या, आगे हमको जो पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्या, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, है ना। किसका वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ना है। लेकिन आज समय ज्यादा हो गया है, तो हम इस चीज को, इस लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसको मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है, और उन चारों को पढ़ना बहुत जरूरी है, उनसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप लोग तब कर क्या कीजिए, जो भी चीजें हम पढ़ाएं, जो भी चीज लिखवा रहे हैं, हम देखिए सारी चीजों को बोर्ड पर लिख रहे हैं, एक एक चीज को लिख रहे हैं, छोटी 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 बात को भी हम लिख रहे हैं। और हम इसलिए लिख रहे हैं कि मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिए, है ना। जिस प्रकार हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वैसे आप लोग पढ़ते चलिए, आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगा, है ना। और नहीं तो आप लोग एक आध चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, आपको खुद अनुमान लग जाएगा कि हाँ हमको यहाँ से तैयारी होगा या नहीं होगा, आप खुद डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अगर आपको ठीक लग रहा है, आपका हेल्प हो रहा है, आपको लग रहा है यहाँ से मेरी तैयारी होगी, तो आप प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, है ना। तब जा करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम आप लोगों के लिए और अच्छा और बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।